गूगल, ये नाम अब सिर्फ एक सर्च इंजन का नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। पर ये सब शुरू कैसे हुआ? एक गिराज में शुरू हुआ एक छोटा सा प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक कैसे बन गया? तो चलिए स्लाइड्स के जरिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें लाखों करोड़ों किताबें हैं, लेकिन उन किताबों को ढूंढने के लिए कोई कैटलॉग ही नहीं है। अब बताइए, अपनी जरूरत की किताब कैसे मिलेगी? गूगल से पहले का इंटरनेट कुछ ऐसा ही था, सूचना का एक बहुत बड़ा लेकिन पूरी तरह से बिखरा हुआ ढेर। उस दौर के जो सर्च इंजन थे वो बहुत ही सीधे साधे तरीके से काम करते थे। वो बस ये गिनते थे कि किसी पेज पर कोई शब्द कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी किताब को सिर्फ इसलिए जरूरी मान लिया जाए क्योंकि उसमें और शब्द सबसे ज्यादा बार आया है। मतलब नतीजा, किसी काम की जानकारी ढूंढना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो छात्रों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। यहीं से गूगल की कहानी शुरू होती है। लेकिन उस समय इसका नाम गूगल नहीं, कुछ और था, बैकरब। यही तो था गूगल का असली इनोवेशन, उसका सीक्रेट सॉस, पेज रैंक। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने अपने प्रोजेक्ट को बैकरब इसलिए कहा क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ कीवर्ड्स नहीं गिनता था, इसके बजाय ये देखता था कि कितनी दूसरी महत्वपूर्ण वेबसाइट्स किसी एक पेज से लिंक कर रही हैं, मतलब उसे बैकलिंक दे रही हैं। ये एक बिल्कुल नया आइडिया था। ये लोकप्रियता को क्वालिटी का पैमाना मान रहा था। और फिर तो बस चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। एक यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोजेक्ट से ये एक असली कंपनी बन गई, जिसका क्रेडिट एंडी बेस्टोल्शम जैसे शुरुआती इन्वेस्टर्स को जाता है। और 1999 तक तो सिकोया कैपिटल जैसी बड़ी कंपनियों ने इसमें $25 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए और गूगल एक रॉकेट की तरह उड़ान भरने को तैयार था। अपने शुरुआती दिनों में गूगल ने इस अनऑफिशियल स्लोगन को अपनाया, डोंट बी इविल, यानी बुराई मत बनो। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, इसने कंपनी के शुरुआती कल्चर और उसके मिशन को एक पहचान दी, जिसका मकसद था दुनिया की सारी जानकारी को व्यवस्थित करना। एक बार जब गूगल ने अपनी जगह बना ली तो वो सिर्फ बढ़ा नहीं, बल्कि उसमें जैसे एक विस्फोट हुआ। कंपनी ने एक ऐसे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था जो डिजिटल दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल 2004 में गूगल पब्लिक हो गया और इसकी मार्केट वैल्यूएशन होश उड़ा देने वाली $23 अरब से भी ज्यादा। रातों रात इस स्टार्टअप के पास दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए अरबों डॉलर आ चुके थे और इस पैसे का उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव तरीके से इस्तेमाल किया। गूगल ने वीडियो एडवर्टाइजिंग और मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। यूट्यूब के अधिग्रहण ने उन्हें वीडियो का बादशाह बना दिया, डबल क्लिक ने उनके एडवर्टाइजिंग एम्पायर को और बड़ा कर दिया और मोटोरोला ने उन्हें मोबाइल की दुनिया में एक मजबूत पकड़ दी। और इसका असर सीधा उनके रेवेन्यू पर दिखाई दिया। एक पब्लिक कंपनी बनने के बाद पहले ही दशक में गूगल का रेवेन्यू आसमान छूने लगा। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये एक फाइनेंशियल रॉकेट शिप था। इन सभी अधिग्रहणों और नए प्रोडक्ट्स के साथ गूगल ने एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना लिया जो अब हमारे डिजिटल जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है। लेकिन सवाल ये है कि गूगल का पैसा आता कहाँ से है? 2011 के आंकड़े देखें तो जवाब बिल्कुल साफ है, एडवर्टाइजिंग। अपने इतने सारे प्रोडक्ट्स के बावजूद गूगल का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पर ही टिका था और उसके ज्यादातर प्रोडक्ट्स विज्ञापनों को और बेहतर बनाने के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक जरिया थे। और जरा सोचिए, ये इकोसिस्टम कितना बड़ा है। सर्च, एंड्रॉइड, क्रोम, यूट्यूब, मैप्स, जीमेल, ये सिर्फ कंपनियों या प्रोडक्ट्स के नाम नहीं हैं, ये हमारी डिजिटल लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। हम में से ज्यादातर लोग दिन में कई बार इनमें से किसी न किसी का इस्तेमाल करते ही हैं। कंपनी इतनी बड़ी और इतनी अलग फील्ड्स में फैल गई कि 2015 में उन्होंने खुद को रीस्ट्रक्चर किया। एक नई पेरेंट कंपनी बनाई गई, अल्फाबेट इंक, और गूगल इसकी सबसे बड़ी सब्सिडियरी बन गई जो इसके इंटरनेट से जुड़े सारे बिजनेस को देखती है। लेकिन इतनी ज्यादा पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारियां और बड़ी मुश्किलें भी आती हैं। गूगल का विशाल आकार और उसका बेहिसाब प्रभाव जल्द ही दुनिया भर में कड़ी जांच और विवादों का कारण बनने लगा। तो यहाँ एक अजीब सी सिचुएशन है। एक तरफ है गूगल का शानदार मिशन कि दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना है, और दूसरी तरफ है उस पर लगे मोनोपोली, सेंसरशिप और डेटा प्राइवेसी के गंभीर आरोप।
वो बुराई मत बनो वाला नारा अब सवालों के घेरे में था। और ये सिर्फ खोखले आरोप नहीं थे, इस पर एक्शन भी लिया गया। 2017 में यूरोपियन यूनियन ने गूगल पर 2.42 अरब यूरो का भारी भरकम जुर्माना लगाया। वजह, क्योंकि गूगल अपने सर्च रिजल्ट्स में अपनी ही शॉपिंग सर्विस को गलत तरीके से प्रमोट कर रहा था, जिससे दूसरे कॉम्पिटिटर्स को नुकसान हो रहा था। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ठीक 1 साल बाद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपनी मार्केट डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल करने के लिए एक और भी बड़ा जुर्माना लगा, इस बार 4.34 अरब यूरो का। और फिर 2019 में एक और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केट में कंपटीशन को दबाने के लिए 1.49 अरब यूरो का जुर्माना। यूरोपियन यूनियन एक साफ मैसेज दे रहा था, गूगल की पावर को कंट्रोल करने की जरूरत है। और ये सिर्फ यूरोप की बात नहीं थी। अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मोनोपोली के लिए मुकदमा कर दिया। चीन में प्रोजेक्ट ड्रैगनफ्लाई नाम से एक सेंसर वाला सर्च इंजन बनाने की योजना पर इतना बवाल हुआ कि उसे बंद करना पड़ा। और डेटा प्राइवेसी को लेकर तो मुकदमे कंपनी को लगातार परेशान करते रहे हैं। तो गूगल की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जो कंपनी एक गैराज में दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करने के मिशन के साथ शुरू हुई थी, वो आज खुद एक ऐसी पावर बन गई है जिसे व्यवस्थित करने की जरूरत महसूस हो रही है। सवाल ये है, जब कोई कंपनी दुनिया को ऑर्गेनाइज करती है तो उस कंपनी को कौन ऑर्गेनाइज करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हम सब मिलकर तलाश रहे हैं।